अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के इश्यू के लिए। फ़लस्तीन के इश्यू को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। फ़लस्तीन के इश्यू की हिस्ट्री क्या रही है, फ़लस्तीन का इश्यू कहाँ से शुरू होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार कौन है, इन सारे फैक्टर्स को हिस्ट्री के लेंस से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये फ़लस्तीन का जो फॉर्मली इश्यू शुरू होता है, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद होता है। जिस तरह से वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई और ओटमन एम्पायर जो फ़लस्तीन जिसका सब्जेक्ट था वो कोलैप्स हो गया। तो अब ये जो फ़लस्तीन है ये ब्रिटिश का मैंडेट में आ गई। ये फ़लस्तीन जो है ब्रिटिश के मैंडेट में आ गए। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो फॉरेन सेक्रेटरी था, जेम्स बाल्फोर उसका नाम था, उन्होंने क्या किया कि एक एग्रीमेंट किया ज्यूश कम्युनिटी के लीडर के साथ, और उस एग्रीमेंट का नाम है बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हुई और इस बाल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी ने ज्यूश कम्युनिटी के लीडर को कहा कि हम लोग आपको स्टेट बना के देंगे फ़लस्तीन में। इज़राइल स्टेट का नाम है। और उन्होंने ये चीज़ एश्योर की कि हम लोग जो नॉन ज्यूश कम्युनिटी यानी कि जो मुस्लिम पहले से ही वहां पर रहते हैं, हम लोग उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। उनके राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं किया जाएगा। उनकी टेरिटरी उनसे नहीं छीनी जाएगी। उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। इलीगल सेटलमेंट्स नहीं की जाएगी। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं की जाएगी। लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को वायलेट किया गया। ह्यूमन राइट्स को किस तरह से वायलेट किया गया। इलीगल सेटलमेंट्स वहां पर किस तरह से की गई। फ़लस्तीनियन जो लोकल पीपल वहां पर रहते थे उनको किस तरह से डिस्प्लेस किया गया और उनकी टेरिटरी को किस तरह से छीना गया। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये ज्यूश कम्युनिटी जो है, ये जो यहूदी लोग हैं, ये फ़लस्तीन को हमेशा क्यों चाहते हैं सारी दुनिया को छोड़कर। इसकी भी एक हिस्ट्री रही है। उस हिस्ट्री के ऊपर कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कि आखिर ये ज्यूश कम्युनिटी ये फ़लस्तीन का ही टेरिटरी क्यों चाहती है। अभी तो हम स्पेसिफिक जो मॉडर्न फ़लस्तीन का इशू है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर स्पेसिफिक कहते हैं। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हो गई। अब बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद वर्ल्ड वार 2 ने हमने देखा कि हिटलर ने इस ज्यूश कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा सप्रेस किया। होलोकॉस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाई। उन्होंने उस कंसंट्रेशन कैंप्स में इन ज्यूश कम्युनिटीज को बंद किया। हजारों की तादाद में इनको मार दिया। तो जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो यूएन में 1947 में एक रेजोल्यूशन पास कराई गई, जिस रेजोल्यूशन का मकसद था कि पैलेस्टाइन में हम 2 स्टेट्स बनाएंगे। एक स्टेट होगी इसराइल की, दूसरी स्टेट होगी लोकल मुस्लिम्स की, जो फलस्तीन उसका नाम कहलाएगी। अब इसकी वजह ये थी 1947 में ये जो रेजोल्यूशन पास करवाई गई और वेस्ट ने जिस तरह से जो उन्होंने पहले बाल्फोर डिक्लेरेशन की का एक जो है ना प्लान बनाया, फिर उसको 1947 में वर्ल्ड वार 2 के बाद इम्प्लीमेंट किया। उसकी सबसे वजह ये थी कि ज्यूश कम्युनिटी जो है वो हमेशा से एक रिच कम्युनिटी रही है। तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान या फिर वर्ल्ड वार 1 के दौरान इसने वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ब्रिटिश है, फ्रांस है, अमेरिका है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया।
और उसके अलावा जिस तरह से हिटलर ने इनको ज़लील किया, तो इन ममालिक्स में, जर्मनी में, ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक सिंपैथी पैदा हो गई कि जी, ज्यूइश कम्युनिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म हुआ है और उस ज़ुल्म की भरपाई करने में इन्होंने फ़लस्तीन को कुर्बान कर दिया। अब जब यूएन में रेज़ोल्यूशन पास करवाई गई, तो जो ज्यूइश कम्युनिटीज़ जो हैं, जहाँ पर भी दुनिया में रहते थे, ज़्यादातर यूरोप में रहते थे, वो सारे लोग जो है ना रश करना शुरू कर दिए फ़लस्तीन की तरफ। अब जब वहाँ पर ये सारे लोग जो हैं माइग्रेट करना शुरू हो गए, तो एक ज़ाहिर-सी बात है, एक रिएक्शन आना शुरू हो गया। मुस्लिम ममालिक ने पहले से ही ये जो यूएन का रेज़ोल्यूशन था उसको कबूल नहीं किया और इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से आया कि 1948 में वार शुरू हो गई और इस वार में मुसलमान कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिफीट हासिल हुई और इज़राइल को फ़तह हासिल हुई और एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस वार 1948 की वार में जो फ़लस्तीन का टेरिटरी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा जो इज़राइल का मुल्क बनाया गया, दूसरा गज़ा जो इजिप्ट के अंडर में आ गया, तीसरा हिस्सा वेस्टर्न बैंक जो कि जॉर्डन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ गया। ये मैप जिस तरह से आपको दिखाया गया है, ये मैप आपको शो कर रहा है रीजन्स जो कि टेरिटरीज जो कि डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से एक वार शुरू हो जाती है 1967 में। ये 6 दिनों की वार चलती है। 6 दिनों की वार में मुसलमान ममालिक को और ज़्यादा डिफीट हासिल हुई और इस 6 दिनों के वार में जो इजिप्ट ने जो टेरिटरी हासिल की थी पहली 1948 की वार में, गजा, इसराइल ने उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। वो ना फकत ये बल्कि जो सिनाई पेनिनसुला है, जो टेरिटरी गजा और इजिप्ट के बीच में आती है, जहां पर स्विस कैनाल भी गुजरता है, ये जो हो मैप है आपको दिखा रहा है, ये इस टेरिटरी के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और इसराइल ने वेस्टर्न बैंक के ऊपर भी कब्जा कर लिया, वो भी जॉर्डन से उन्होंने छीन ली और इसराइल ने ईस्ट जेरूशलम के ऊपर भी कब्जा कर लिया और इसराइल ने गोलान हाइट्स जो इस सीरिया का पार्ट है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। अब ये सारी टेरिटरीज इनके अंडर में आ गई, इसराइल के अंडर में आ गई। ठीक है, और तीसरी वार मुसलमानों ने ऑर्गेनाइज की 1973 में इज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट दो वार जो पहले हुई 1948 में और 1967 में। इन दो वार्स में एक साइड से इजिप्ट ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, दूसरी साइड से सीरिया ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। दोनों साइडों पर इसराइल के ऊपर सीरिया ने और इजिप्ट ने अटैक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तीसरी वार में भी वो जीत नहीं पाए मुसलमान ममालिक, उनको डिफीट हासिल हुई। और ये डिफीट हासिल होने की वजह ये थी ज़्यादातर कि एक तो हमने पहले जिस तरह से कहा कि इसराइल जो है, ज्यूइश कम्युनिटी जो है, वो सब रिच कम्युनिटी रही है सबसे, और इनके पास जो है ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, इनके पास असलहा है, इनके पास जो है बहुत ही अच्छी मिलिट्री है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इनको वेस्टर्न ममालिक की सपोर्ट हासिल है और ये सारी चीज़ें हमारे मुसलमान ममालिक के पास नहीं है, तो उस वजह से हमारे मुसलमान ममालिक इनके अगेंस्ट में खड़े नहीं हो सके। तो 1979 के दौरान कैंप डेविड अकॉर्ड हुई, जिसमें इजिप्ट ने अपने हथियार डाल दिए और इसराइल के साथ एग्रीमेंट कर दिया और उन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दिया। अब अभी तक तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज थे, फ़लस्तीन के जो नेबरिंग कंट्रीज थे, वो लड़ रहे थे अगेंस्ट दी इसराइल।
अब जब एग्रीमेंट में उन्होंने जो है अपनी डील कर दी इसराइल के साथ, तो अब अंदर से फ़लस्तीन के अंदर से जो है ना एक रिएक्शन आना शुरू हो गई। 1987 में फर्स्ट इंतिफाडा ऑर्गेनाइज किया गया और इस फर्स्ट इंतिफाडा में हज़ारों की तादाद में लोग जो है वेस्टर्न बैंक से और गज़ा से निकल आए और उन्होंने एक जो है कैंपेन, एक जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और एज अ रिजल्ट, और इसी दौरान पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी जो है उन्होंने भी जन्म लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट इंतिफाडा, इजराइल ने फ़लस्तीनियों लोकल जो कंट्री से हैं, सॉरी लोकल पीपल जो वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ अकॉर्ड बनाया, ओस्लो अकॉर्ड 1 एंड ओस्लो अकॉर्ड 2। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड 1 बनाई, 1995 में ओस्लो अकॉर्ड 2 बनाई। उसका मकसद ये था कि जो टेरिटरीज गजा की और वेस्टर्न बैंक की इसराइल ने कैप्चर कर ली थी पहले वास में, अब वो जो है आहिस्ता आहिस्ता करके वो लोकल मुसलमान जो फ़लस्तीन में रहते हैं उनको ट्रांसफ़र करेगा, गजा की अथॉरिटी और वेस्टर्न बैंक की अथॉरिटी, दोनों की अथॉरिटी। लेकिन लेकिन ये वादा उन्होंने जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया अपना, और इन्होंने जो है अथॉरिटी, इनकी अथॉरिटी जो है गजा की और वेस्टर्न बैंक की लोकल ममालिक लोकल जो है ना पीपल को ट्रांसफर नहीं की। एज अ रिजल्ट सेकंड इंतिफाडा ऑर्गेनाइज हुआ और ये सेकंड इंतिफाडा का रिएक्शन था कि आपने जो है ओस्लो अकॉर्ड 1 और ओस्लो अकॉर्ड 2 की जो इम्प्लीमेंटेशन है आपने नहीं की। और इसी दौरान इस ओस्लो अकॉर्ड 1 और ओस्लो अकॉर्ड 2 में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को जो है ना इस्टेब्लिश किया गया, और उस फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का मकसद ये था कि वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी गजा और वेस्टर्न बैंक की जो है ना गवर्निंग अथॉरिटी होगी, उसके ऊपर गवर्न करेगी, ठीक है। और उसी टाइम इन इन ओस्लो अकॉर्ड के दौरान सबसे ज़्यादा जो पार्टी इमर्ज आकर आई थी वहाँ पर, उस टाइम वो थी फतह थी पार्टी, उसका नाम फतह पार्टी था, ठीक है। लेकिन 2006 में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी से हमास ने इलेक्शन जीत ली, और हमास जो है वो वेस्टर्न ममालिक के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब एक खतरे की घंटी रही है। वो इसको जो है ना इस नज़र से देखते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमेशा से यही यही जो है उनकी कोशिश रही है कि इसको किस तरह से भी जो है ना सप्रेस किया जाए। तो 2006 में अब हमास जो है उन्होंने इलेक्शन जीत ली। अब ये हुआ कि गजा की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर अथॉरिटी रही हमास की, और वेस्टर्न बैंक में अथॉरिटी रही उसी पहली वाली पार्टी फतह की। इन दोनों पार्टीज के दरमियान भी जो है ना क्लैशेस हुए हैं, इनकी कोई खास एक साथ बनी नहीं है, इनकी भी कोई खास कोहेसिव यूनिटी नहीं रही है। तो ये भी एक मैटर रहा है। और इसी दौरान इसराइल के जो अटैक्स हैं गजा के ऊपर, वेस्टर्न बैंक के ऊपर, वो चलते रहे। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल वायलेशन करते रहे, उन्होंने इलीगल सेटलमेंट्स करते रहे, हालांकि यूएन में रेजोल्यूशन पास थी कि जी इलीगल सेटलमेंट्स नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसराइल नहीं रुका। उन्होंने इलीगल सेटलमेंट्स बरकरार रखी गजा में, वेस्टर्न बैंक में। वहाँ पर जो लोकल पीपल है उनको वहाँ से जो है ना भगा दिया नेबरिंग कंट्रीज में। और इसी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के दौरान
फ़लस्तीनियन के सप्रेस करने के दौरान बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई यूएसए में। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट बना और उन्होंने आते ही जो है यूएनआरडब्ल्यूए जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जो रिलीफ और फंड्स प्रोवाइड करती थी गजा और वेस्टर्न जो लोग रहते थे उनको, उन्होंने उस फंड को जो है ना कम कर दिया और उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू जो मुस्लिम ममालिक थे, यूएई था, बहरीन था, इजिप्ट था, मोरक्को था और दूसरे ममालिक से उनके रिलेशंस इसराइल के साथ ताल्लुकात उनके रिलेशन रिस्टोर कर दिए। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये ममालिक से अब बात नहीं करेंगे फ़लस्तीन की। जब आप इतने सालों से इस एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप सप्रेस करते रहें, तो ज़ाहिर-सी बात है रिएक्शन आना तो तय है। तो इसका रिएक्शन आ गया 2023 में, जब हमास ने अक्टूबर में इसराइल के ऊपर अटैक किया। अब इसके बाद आगे क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अब जो बोर्ड ऑफ पीस बनाई गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बोर्ड ऑफ पीस बनाई है और उसकी जो है ना रिलेवेंस क्या है, क्या वो वहाँ पर पीस ला सकेगी या नहीं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे।